Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हमारा नया यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी, इसका सिद्धांत और इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं। और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में और इनसे क्या क्या फ़ायदा अभी तक हम ले चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस यूनिट 4 में 2 ही चैप्टर्स हैं जिनसे हमें डील करना है। हमें देखना है जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इस कौन से सिद्धांत पर ये काम करता है और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बहुत ही आसान भाषा में हम डिस्कस करेंगे इसको। बस आप आराम से इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए अपना, और अच्छे से जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको नोट करते जाइए। अपना नोट्स बनाएंगे, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं शब्द जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। तो वर्ड लिखा है बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक वर्ड है बायो और है टेक्नोलॉजी, जैव और प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो टेक्निकल तरीके से करके उसका यूज किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। विज्ञान का प्रैक्टिकल यूज करना क्या होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह से जो जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं, क्या है, जीवधारी हैं, उनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे नई चीज़ों को बनाने में। कुछ खाद्य से रिलेटेड चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हम नई चीज़ें बना रहे हैं, उन नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका यूज़ करते हुए, जीवों का यूज़ करते हुए। इसी को क्या कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। इसका डेफिनेशन हमारा हो गया कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिया गया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के यूरोपियन संघ ने इसकी परिभाषा दी कि तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, तकनीकी के प्रयोग से जीवों, कोशिकाओं का प्रयोग करते हुए विभिन्न उत्पाद बनाना, जिनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन दिया गया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों का इस्तेमाल करते हुए, टेक्निकल यूज़ करते हुए, उनसे हम क्या करेंगे, जो उत्पाद बनाएंगे उसको हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्पेशली, हम ही सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम ही सभी चीज़ों का भोग कर रहे हैं, तो हम अपने लिए ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या बायोटेक्नोलॉजी आज आया हुआ है, टेक्निकल बार बार वर्ड आ रहा है तो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि लग रहा है आज की विकसित की हुई ये चीज़ है। तो ये आज की विकसित की हुई चीज़ नहीं है, ये दरअसल हमेशा से चल रहा है। नेचुरल रूप से कह सकते हो या सेमी आर्टिफिशियल तरीके से आप कह सकते हो। कुछ फेवरेबल कंडीशंस हम देते हैं, कुछ कह सकते हैं कि आप उपयुक्त कंडीशंस बनाते हो, दशाएं बनाते हो, जिसमें नई चीज़ें बनती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि दूध से दही बन गया। तो हमने किया क्या दूध से दही बनाने के लिए, दही बनाने के लिए हमने किया
कि भाई दूध को थोड़ा सा आपने क्या करा, हल्का सा उसको गर्म किया, गर्म करके उस दही में क्या कर दिया, दूध में क्या कर दिया, जामन डाल दिया। थोड़ा सा जामन क्या होता है, जो छाछ का हल्का सा खट्टा वाला जो छाछ होता है, उसी को डाल दिया आपने। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में दूध जो है वो थक्का बन जाता है, दही बन जाता है ना। क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये दही बना कैसे, दरअसल हुआ क्या कि इसको जब आपने हल्का सा गर्म कर दिया तो उसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या हुए, बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे, बहुत तेजी से इनकी वृद्धि होने लगी। और वृद्धि क्यों होने लगी, क्योंकि इनको फेवरेबल कंडीशन मिला, हल्का सा इनको क्या किया, फेवरेबल टेम्परेचर पर इनको रखा गया और इनको क्या किया गया, ये जामन जो खट्टी चीज़ डाली गई, ये क्या करने लगे, किण्वन करने लगे, फर्मेंटेशन करने लगे। तो फर्मेंटेशन करने लगे, धीरे 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 क्या किया, दूध का क्लॉट बना दिया, क्या बना दिया, दही बना दिया। इसी तरह से जो डोसा वगैरह आजकल तो खूब चल रहा है, मतलब शायद से पहले इतना नहीं फेमस था साउथ इंडियन डिश जितना आज के टाइम पर फेमस है, क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है और दुनिया भर के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये जो डोसा बनाया जाता है, इडली बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, पूरियाँ तली जाती हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम सा आप खाते हैं, या फिर घर पे पकौड़े बनाए जाते हैं, इनको आपने देखा होगा मम्मी वगैरह कहती हैं कि क्या करो, जो बैटर है डोसा वगैरह बनाने के लिए, जो बैटर होता है उड़द वगैरह चावल वगैरह डाल करके जो बैटर हम बनाते हैं, या फिर आटा जो गूंदा जाता है, तो आटे को गूंदने से क्या मतलब क्या होता है, आटे को गूंद लिया गया, पानी मिला करके उसको क्या किया गया, गूंद लिया गया, उसको थोड़ी देर रख दिया गया। मम्मी कहती हैं थोड़ी देर रख दो, नरम हो जाएगा। तो थोड़ी देर रख दिया गया, तो ऐसा क्या उस आटे में आया कि आटा नरम हो गया। शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड था लेकिन वो नरम हो गया, और आप देखेंगे कि उसमें हल्का हल्का सा पोर्स दिखने लगते हैं, लम्स बनने लगता है। तो वो पोर्स किस वजह से आए, तो उस पोर्स में क्या हुआ, दरअसल इन सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, किण्वन, वो कीड़ा वाला नहीं, किण्वन एक प्रक्रिया होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिसमें कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इनको और ज़्यादा स्पंजी बना देता है, क्या कर देता है, और ज़्यादा स्पंजी बना देता है, जिसकी वजह से ये बैटर्स क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और इनसे क्या कर सकते हैं हम, बेकरी वाली चीज़ें, आटा, नरम रोटी, डोसा, ये वो चीज़ें बनाते हैं। तो ये भी तो क्या है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। क्या हो रहा है भाई, जीव जो है फर्मेंट हो रहा है, फर्मेंट की प्रक्रिया करके क्या कर रहा है, आपको नई नई चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रहा है ना। तो इस प्रकार को तो थोड़ा सा कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कैंची वगैरह का काट पीट करके इससे बदलना, उसके शरीर में डालना, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल सा कुछ फेवरेबल कंडीशन दिया और हमने क्या करा, अपनी इच्छा की हुई चीज़ क्या कर ली, बना ली। तो इस प्रकार की जो तकनीक थी, जो हमेशा से सदैव से चली आ रही थी, उसको हम कहते हैं बच्चों पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी, पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, पारंपरिक जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनल, एक सेकेंड, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी है? हाँ, आज के टाइम पर जो छेड़छाड़ हम कर करके अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं, और आज तो अभी आपने सुना होगा इंटरनेट का ज़माना आ गया है, वो खबर बहुत तेज़ी से फैलती है, कस्टमाइज्ड बेबी का आपने एक टर्म सुना होगा, कस्टमाइज्ड बेबी का। तो ये कस्टमाइज्ड बेबी क्या है, आगे जब मैं समझाऊंगी आपको बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, आपको समझ आ जाएगा कि कस्टमाइज्ड बेबी का मतलब क्या होता है। देखो, करना क्या होता है ना कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किसी जीव का डीएनए, उसके डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं। डीएनए क्या है, आपका एक लंबा सा चेन होता है
है ना, सीधा सीधा बना देती हूँ। लंबा सा चेन होता है और ये क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस इसमें पेयर्ड हो रहते हैं, है ना, युग्मित रहते हैं। तो इन्हीं को कुछ सेगमेंट्स को काट करके, अब ये जो तुम्हारा डीएनए सेगमेंट है यही क्या है बच्चों, यही तो आपका जीन है। ये क्या है, आपका जीन है। और ये जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन करके, राइट। तो प्रोटीन जब बनाएगा तो आपकी बॉडी में विभिन्न तरीके के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, और ये कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो यही प्रोटीन आपके क्या होते हैं, विभिन्न तरह के जो लक्षण प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, राइट। कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। तो अब अगर मान लो कि मम्मी जो है, मम्मी की आंखें क्या हैं, भूरी हैं, मम्मी की आंखें भूरी हैं और पापा की आंखें जो हैं वो काली हैं, आंखों की बात हो रही है। अब इन आंखों के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, आपने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इन आंखों के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मम्मी चाहती है कि जो बच्चा है उसकी आंखें क्या हो, भूरी हो, काली ना हो, भूरी आंखें हो, है ना। आजकल भूरी आंखों का बड़ा मतलब जो थोड़ा सा कह सकते हो कि नया दिखता है, ब्लू आईज और आपके ब्राउन आईज, और जो ऐश्वर्या राय जैसी आईज, ये सब बड़े फेमस लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। तो मम्मी चाहती है कि बच्चे की आंखें कैसी हों, भूरी हों, है ना। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देखो कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन से भी वेरिएशन तो होगा, वेरिएशन तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई विभिन्नता नहीं आएगी। विभिन्नता इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ जीन मम्मी से मिल रहे हैं और कुछ जीन जो है वो पापा से मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों के ही कैरेक्टर्स क्या होंगे, इस बच्चे में आएगा, बच्चे में आएगा, ठीक है। तो हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला जीन डोमिनेंट करता है, किसका जीन एक्सप्रेस करता है, वही कैरेक्टर्स विजिबल होगा। तो मान लो कि मम्मी को डर है कि कहीं पापा वाला जीन एक्सप्रेस ना कर जाए जो आंखों के लिए, आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बच्चे की आंखें काली ना हो जाए। तो मम्मी चाहती है, मम्मी को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता है, और मम्मी चाहती है कि मेरे बच्चे की आंखें क्या हो, भूरी हो, भूरी हो। तो इसलिए वो क्या करेगी, वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी। डॉक्टर जो जिसको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है, एक्सपर्ट है, वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपके डीएनए सेगमेंट का वो वाला हिस्सा कट कर लेते हैं जो ब्राउन आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्राउन कलर ऑफ द आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कट कर लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आपके बच्चे के डीएनए से में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। और तो उससे क्या होगा फिर, जो बच्चे की आंखें होंगी वो भूरी होंगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि भैया लैंगिक जनन में वेरिएशन तो आ रही है, विभिन्नता आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये वाला कैरेक्टर तो आए, लेकिन जो खराब वाला कैरेक्टर है या जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो वाला कैरेक्टर मेरे बच्चे के शरीर में या किसी में भी आए, ठीक है, तो उसको रोका भी जा सकता है। और नए कैरेक्टर्स जो डिजायर्ड आपके लक्षण हैं, जो वांछित लक्षण हैं, वो आप क्या करा सकते हो, इंसर्ट भी करा सकते हो ऑर्गेनिज्म के शरीर में, और वो क्या कर सकता है, वही डिजायर्ड कैरेक्टर क्या होगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये जो छेड़छाड़ किया जा रहा है डीएनए के साथ में, डीएनए के सेगमेंट्स के साथ में, ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है बच्चों। आधुनिक सॉरी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। स्लो लग रहा होगा तो 1.5 पे करके देख लेना। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या किया जा रहा है, डिजायर्ड डीएनए को कट करके क्या किया जा रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में इसको इंसर्ट कराया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, डिजायर्ड कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड करा सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस करा सकते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस, है ना, उनको हम
निर्मित करा सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो परिभाषा दी वो आधुनिक परिभाषा है। क्या है बच्चों? आधुनिक परिभाषा है बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा, अब ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक आपको समझ आ गया कि अच्छा हमें करना क्या है। हमें भाई डीएनए से सीधी बात करनी है। सेल में मौजूद आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट आपके क्या है? डीएनए जो मौजूद है, उसी डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, पूरे डीएनए को कट नहीं करना। पूरे डीएनए से हमें कोई लेना देना नहीं। इस डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, जो इतना कॉम्पैक्टेड फॉर्म में डीएनए हमारे छोटे से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मौजूद एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जो कि क्या कह सकते हैं कि जिसकी ज़रूरत हमें है। ठीक है ना, जिसको हम काटना चाहते हैं, जिसको हम अलग करना चाहते हैं और उसको हम दूसरे जिसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं उसमें हमें कराना है। ठीक है, इंसर्ट कराना है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है, यही वाला सेगमेंट मुझे चाहिए, यही वाला जीन मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरे जो डिजायर्ड कैरेक्टर मैं चाहती हूँ वो इस पे मौजूद है। ये पता चलता है, ये साइंटिस्ट को पता होता है कि अच्छा हाँ ये वाला सेगमेंट है, और क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस पर भी डीएनए की स्टडी हो चुकी है, सो एवरीथिंग इज नोन। ठीक है ना, तो इसको क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। कट करके क्या किया जाएगा भाई? वेक्टर शरीर में डाला जाएगा, और वेक्टर शरीर से के साथ इंसर्ट करा करके उसको एक होस्ट शरीर में डाला जाएगा, जहां पर ये क्या करेगा बच्चों? जहां पर ये बहुत सारा नंबर में और ज़्यादा गुणन करेगा। डीएनए का आपको पता है रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृतियन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा, फिर उन 2 डीएनए से 4 डीएनए बन जाएगा। ये क्या होता है? गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या किया जाएगा? ढेर सारा सेम वही वाला जो कैरेक्टर हमने अलग किया था, ढेर सारा वही कैरेक्टर क्या बन जाएगा? बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर उस कोशिका को क्या किया जाएगा? जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में इंसर्ट करा दिया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया कि भैया कर क्या रहे हैं हम? कुछ कर नहीं रहे, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले डिजायर्ड जीन को फाइंड आउट करना है। डिजायर्ड जीन को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। इस डिजायर्ड जीन को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कट कर लेना है। कट किसकी मदद से करेंगे बच्चों? कट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें क्या करना है? अलग करना है, या फिर क्या करना है? उसको फ्रैगमेंटेड फॉर्म में या मान लो डिस्ट्रॉय करना है, तो कुछ ना कुछ हमें एंजाइम की किसी ना पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का एंजाइम मौजूद होता है। उस एंजाइम को क्या कहा जाता है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंजाइम है ये प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है स्पेशली 2 प्रकार का होता है। सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो प्रतिबंधन एंजाइम हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में, जो प्रतिबंधन एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज। उसका नाम क्या है बच्चों? एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम। आरई से लिख रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ लीजिएगा। तो जो अपने इस डिजायर्ड जीन को कट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। यानी कि जीन को कट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत हमें पड़ती है, जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम नाम है। ठीक है ना, एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम है। क्यों इस्तेमाल होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है, कट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है? इसको हमें किसी क्या कहते हैं? वेक्टर के साथ में, ये वेक्टर का एक जो आपके प्रोटोजोअन्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज में कुछ एक कोशिकीय जीवों के शरीर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होता है। ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये आपका बैक्टीरियोफाज है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए। तो इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इनमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है।
हटो यार, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड जो होता है इसका जो लक्षण है यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खासियत है, ये भी क्या कर सकता है, डीएनए की तरह इसमें भी रेप्लिकेशन होता है, यानी कि ढेर सारा क्या कर सकता है, ये मल्टीप्लाई करके अपने जैसा ढेर सारा प्लाज्मिड बना सकता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, इसमें भी डीएनए जैसे फीचर्स होते हैं, डीएनए जैसे इसमें क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ये आपके कुछ प्रोटोजोन्स में मौजूद होता है, कुछ बैक्टीरियाज में मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या किया जाएगा, इस जो आपके ये जो आपका क्या कहते हैं कि वेक्टर का, वेक्टर क्या होता है, जिस इस डिजायर्ड जीन को हमें अटैच्ड कराना है एक क्रोमोसोमल सेल से अटैच्ड कराना है, क्रोमोसोम कंटेनिंग बॉडी से अटैच्ड कराना है, तो जिससे हमें अटैच्ड कराना है उस बॉडी को हम कहते हैं वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाहक है, वेक्टर क्या होते हैं, आपके वाहक होते हैं। अब इसी वेक्टर को हम क्या करेंगे, अपने दूसरे पोस्ट सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करा सकते इस डीएनए को, क्योंकि इसकी बाहरी कोशिका तोड़नी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस प्लाज्मिड को क्या कर लिया, अलग कर लिया, और इसके भी एक सेगमेंट को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। जब इसके एक सेगमेंट को हमने कट कर लिया, कट किससे करोगे, कट उसी एंजाइम से करोगे जिस डिजायर्ड एंजाइम से आपने क्या कर, जिस एंजाइम से आपने इस डिजायर्ड जीन को कट किया हुआ था। यानी कि एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें इस वेक्टर के कुछ सेगमेंट को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, कट करना पड़ेगा। अब हमने कट कर लिया, कट इसलिए सेम एंजाइम से किया जाता है ताकि इसका जो एंड है ना, ये स्पेशल तरीके का एंड बनाता है, छोर बनाता है, जिससे ये जो डिजायर्ड कट किया हुआ आपका जीन होता है ये आकर के इससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कट कर लिया, ठीक है, अभी डिटेल नहीं बता रही हूँ, डिटेल हम आगे समझेंगे। कट कर लिया तो अब आकर के इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए भी क्या हमको चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। जोड़ने के लिए जो एंजाइम हमको चाहिए बच्चों, उस एंजाइम का नाम है जोड़ने वाला एंजाइम। अभी तो इसने अलग किया था, अब जोड़ने वाला एंजाइम चाहिए। इस जोड़ने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइगेज एंजाइम। जिन बच्चों ने रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है उनको पता है। तो जोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं बच्चों, लाइगेज एंजाइम है ये। लाइगेज ये क्या करेगा, दो अलग हुए डीएनए सेगमेंट्स को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो क्या हो गया भैया, ये जुड़ गया यहाँ पर। अब ये हमारा जो वेक्टर था, इससे आकर के एक नया हमने क्या करा, अपना डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट क्या कर दिया, अटैच्ड कर दिया। नया बन गया है ना, ये कैसा बन गया है, नया बन गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ये जो नया डीएनए हमको मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए। क्या होता है बच्चों, पुनर्योगज डीएनए। तो ये आपका पुनर्योगज डीएनए क्या है, यही जो नया वाला बना हुआ डीएनए है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज। इसी को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। अच्छा, समझ गए। अभी तो ये इसके पास तो सारे के सारे डीएनए सेगमेंट्स अपने थे, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट आकर के लग गया जो इसका नहीं है, किसी और का है। ठीक है, तो अब जो नया डीएनए हमको मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यहाँ पर आर डीएनए लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए है। ठीक है, आशा करती हूँ इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इस एक सेल से तो काम बनेगा नहीं, इस एक से तो काम बनेगा नहीं, तो हमको क्या कराना है, हमको इसकी ढेर सारी कॉपी चाहिए। क्या चाहिए, ढेर सारी कॉपी। मतलब आप जैसे ऐसे समझ लो कि आप स्कूल में टीचर ने क्या करा, एक क्वेश्चन पेपर बनाया, एक ही क्वेश्चन पेपर लिखा और उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। मान लो कि 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो उन्हीं के नंबर के हिसाब से उसी कॉपी का मशीन, प्रिंट आउट मशीन में गई और उन्होंने कहा कि इसका इतना
आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि जैसा लिखा हुआ है, जैसी हैंडराइटिंग है, जैसा उसमें डायग्राम बना हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, डिट्टो वही कॉपी निकल करके आती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बनाना क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। तो अब मुझे भी इसका चाहिए भैया, मुझे भी इसके ढेर सारे क्लोन्स चाहिए। क्या चाहिए? ढेर सारे क्लोन्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ताकि अगर कोई एक आध डिस्ट्रॉय हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो हमें समस्या ना हो बनाने में, समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये इनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इनको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? अब ये जो सेल है आपका, मान लीजिए कि ये बैक्टीरियोफाज का सेल है, मैंने अभी कहा था ना जीवाणु भोजी का सेल है, ये एक जीवाणु भोजी है। ठीक है, ये आपका जीवाणु भोजी है। ठीक है, तो इस जीवाणु भोजी, अच्छा जीवाणु भोजी ना लो आप, एनसीईआरटी मेंशन करती है इकोलाई को, तो इकोलाई लिख लीजिए, इकोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, एस्चेरिशिया नामक कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे, इसके बॉडी में, इसके सेल में क्या करेंगे, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कराएंगे? इंसर्ट कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? इंसर्ट कराएंगे। अच्छा ऐसा नहीं बना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे। अगर तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है ना, अब इसमें क्या कराएंगे हम? इंसर्शन कराएंगे। अगर तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, इसके शरीर में चला गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस सेल, इस बैक्टीरिया के सेल में सक्सेसफुली चला गया, तब हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी कि सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब ये प्रोसेस है, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस सेल में इंसर्ट कराया जा रहा है। इंसर्ट कराने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जस्ट वन सेकेंड प्लीज, इसको ध्यान से सुन लीजिए कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है, इसको हमें क्या कराना है? इस सेल में क्या कराना है? इंसर्ट कराना है। नॉट इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं, बस इस अपने सेगमेंट को इंसर्ट कराना है। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्लाज्मिड है, तो हमें जरूरत नहीं है पूरे को इंसर्ट कराने की, हमें इस सेगमेंट को क्या कराना है? इसके साथ इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन तो करा दिया, मतलब हमने इस अपने डिजायर्ड सेगमेंट को वेक्टर की मदद से क्या करा दिया? इंसर्ट करा दिया। जब इंसर्ट करा दिया तो क्या जरूरी है कि ये जो प्लाज्मिड है, इस डीएनए के सेगमेंट को एक्सेप्ट ही कर ले? जरूरी तो नहीं है कि ये एक्सेप्ट ही कर लेगा। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में क्या होता है, कोई फॉरेन मटेरियल आया तो इतनी आसानी से तो वो एक्सेप्ट कर नहीं पाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करेगा ही। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा सबसे पहले, अरे यार क्लोनिंग समझा रही थी ना, हाँ चलो मान लो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सबसे पहले क्लोनिंग समझ लो, पता नहीं दिमाग कहाँ है, क्लोनिंग समझ लो। अब इसने क्या किया? अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो ढेर सारा क्या करेगा? कॉपी बनाना शुरू कर देगा। सॉरी, क्लोनिंग समझ लीजिए, ढेर सारा क्या करेगा? क्लोन्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ढेर सारा क्लोन बनाना शुरू कर देगा। क्लोन बन गया हुआ है, अब क्लोन बन गया तो अब क्या होगा? हमने भैया, हमको ढेर सारा क्लोन मिल गया हुआ है, अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला हमारा सेल है। इनमें से कौन सा सेल है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला सेल मौजूद है? ये वाला सेल मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा इतना देख लिया हमने। इतना देखने के बाद में अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हुआ क्या? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में कर क्या रहे हैं? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, हम पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, कट कर रहे हैं इसको, तो इसको हम कट कर ले रहे हैं, कटिंग विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। फिर इसको क्या करा, वेक्टर में इसको इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर क्या हो रहा है, इसको होस्ट सेल में इंसर्ट कराया हमने, होस्ट सेल में इंसर्ट कराया। होस्ट सेल में हम इंसर्ट कराने के बाद में इसकी क्या होगी, क्लोनिंग होगी, ठीक है। क्लोनिंग होने के बाद क्या किया जाएगा बच्चों, इसका ढेर सारा कॉपी बनाया जाएगा और एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा इस डीएनए का। यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाता है, ये प्रोसेस यहीं पर हो जाएगा। देन उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्लोनिंग कराने के बाद इसको ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट करा दिया जाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा दिया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जीएमओ कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव हैं ये आपके, ठीक है ना। ये होता है, ये काम किया जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस में दो काम किया जा रहा है। क्या दो काम किया जा रहा है, एक तो किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यही तोड़ फोड़ करके उसको जोड़ना है ना, जोड़ना है, नई चीज बनानी है। तो क्या किया जा रहा है, इसको करने के लिए दो प्रोसेस किया जा रहा है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा रहा है, ठीक है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। और दूसरा क्या किया जा रहा है, होस्ट सेल के अंदर क्या किया जा रहा है, एक प्रॉपर कंडीशन मेंटेन किया जा रहा है, फेवरेबल कंडीशन मेंटेन किया जा रहा है, ताकि रिकॉम्बिनेशन अच्छे से हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि होस्ट सेल में एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके रखें, ताकि जो रिकॉम्बिनेशन है वो सक्सेसफुली हो पाए, है ना, रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुली हो पाए, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है बच्चों। कोई गड़बड़ ना हो, ये दो प्रोसेस होता है। अब इस दो प्रोसेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने थोड़ा सा समझ लिया आज क्या होता है, कैसे कट करते हैं, किसकी हेल्प से कट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये समझ लिया है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ में। धन्यवाद।